जय हिंद साथियों, चलिए आज हम लोग फिर PYQ सॉल्व करते हैं। पिछले साल पॉलिटेक्निक में आए हुए प्रश्न जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उनकी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोग 28 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज उनके आगे हम देखते हैं। ठीक, तो पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर यहाँ देखते हैं। क्या 29, 30, 31 जो क्वेश्चन सामने इससे कैसे, ये पॉलिटेक्निक में आया हुआ प्रश्न है पिछले साल। तो क्या है, यदि दो समतल दर्पण है उनके बीच का कोण 60 डिग्री है तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। देखो 5 हमने टिक मार्क भी दिया है। देखते ही ये कई बार आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है और बार बार आता ही है, कई बार आया है और बार बार आता ही है। तो क्या करोगे, पहले तो सीधा सीधा जान लो 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। कोई भी क्वेश्चन आए मार दो। कैसे, 360 अपॉन 60 -1, 6 -1 बराबर 5। ठीक है, क्लियर। अब आपके मन में आएगा इसका मतलब n बराबर कितना है, प्रतिबिंबों की संख्या। n क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में ये आएगा कि सर ये फार्मूला में सम विषम ऐसा कुछ होता है। तो देखो कुछ नहीं होता, दो बातें होती हैं। एक होता है सममित रूप से रखना, सममित जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में सिमेट्रिक प्लेसमेंट, और दूसरा होता है असममित रूप से रखना, असममित रूप से रखना, असिमेट्रिक प्लेसमेंट। देखो इसमें जब सममित रूप से रखा जाएगा, सर सममित का मतलब क्या होता है। सममित का मतलब ये होता है कि ये देखो बीच में कुछ भी कोण है, मान लो यही 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बीच का कोण है अगर, तो वस्तु को ऐसा रखो, यहाँ रखो ऑब्जेक्ट को, कि इस दर्पण से भी वो 30 बनाए और उस दर्पण से भी वो 30 बनाए। दोनों दर्पणों से अगर 30-30 बना रही है तो सममित रूप से रखा गया। और बस अर्थात जो थीटा है बीच का कोण, उसके बाइसेक्टर पर वस्तु है। वस्तु कहाँ है, बाइसेक्टर पर है, दोनों के दर्पणों से समान कोण बनाते हुए। या कर सकते हो जो दर्पणों के बीच का कोण है उसके अर्धक पर है। ठीक है, मतलब इसी को कहते हैं सममित रूप से रखा गया, दोनों से समान रूप से। असममित क्या होता है सर, असममित ये होता है बस इसी को छोड़कर कहीं रखो तो असममित हो जाएगा। बाइसेक्टर पर ना रखो, बस बीच का कोण जो भी हो कोई मतलब नहीं है, कहाँ रखोगे कहीं भी रख दो, बस बीचों बीच ना रखो, बीचों बीच ना रख के कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो, वो हो जाएगा असममित रूप से। बात समझ में आ गया होगा शायद। ठीक, अच्छी बात है। अब मज़ेदार बात यह है कि अगर सममित रूप से है तो n बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा -1 लगा दो, सब में सही है। ठीक है, इसमें सम विषम मत देखो, इसका आंसर सम भी आएगा विषम भी आएगा। ठीक, इसमें सम भी आएगा विषम भी आएगा। क्या सम विषम आएगा, प्रतिबिंबों की संख्या। लेकिन यहाँ प्रतिबिंबों की संख्या सदैव विषम आएगा, यहाँ प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा, सदैव विषम आएगा। तो यहाँ विषम सदैव कैसे आएगा। अब देखो n बराबर 360, यहाँ भी देखो बटे थीटा, लेकिन देखो अब अगर ये 360 बटे थीटा सम आ जाए तो उसमें से एक घटा देना, विषम हो जाएगा। और अगर विषम आ जाए तो कुछ न करना, वही उत्तर है। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात हो गई। ठीक है सर, एक एग्जाम्पल इसको इसे यहाँ रख के देखा जाए। जैसे मान लीजिए बीचों बीच, अभी तो ऐसा रखा गया है कि बीच वो बीच है, मान लीजिए किसी से 20 दूसरे से 40 बना रहा है, तो क्या होगा। तो देखो 60 रखोगे, क्या आएगा, 360 में 60 का भाग करोगे 6 आएगा। 6 क्या है, सम है, सम में से घटाओगे क्या आएगा, फिर 20, तब 5 ही आएगा। तो इसमें तो चाहे सममित रूप से चाहे असममित रूप से चाहे जैसे रखो वही आंसर आना है। लेकिन ऐसा कोई एग्जाम्पल दीजिए जिससे क्लियर हो जाए। तो चलो बताता हूँ, थीटा बराबर 40 डिग्री ले लो। थीटा बराबर क्या, 40 डिग्री ले लो। अब 40 डिग्री को इधर से रखो, इधर से रखो, मतलब सममित रूप से। सममित रूप से रखने का मतलब क्या हो गया, समझ गए क्या आप। ये देखो सममित रूप से रखने का मतलब है बीच का कोण 40 है, ठीक, वस्तु को यहाँ पे रखो, मतलब इससे भी 20 बनाए और इससे भी 20 बनाए। ठीक है, ये वस्तु यहाँ होगी, दोनों दर्पणों से 20-20 बना रही है, तो सममित हुआ। तो इसमें इसका मतलब ये दिखाना नहीं है कि ऐसे बना के दिखाएंगे, नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। थीटा 40 है, सममित रूप से रखा गया। n बराबर 360
बटे 40 माइनस 1 आंख बंद करके लगाओ, 4 9 36, 9 माइनस 1 बराबर 8 प्रतिबिंब। इसमें तो 8 प्रतिबिंब बना। अगर सममित रूप से रखें, सर असममित रूप से रखें तब, असममित रूप से रख के देखो, असममित में कैसे रखोगे, मान लो यही है, एक दर्पण से वो कुछ अलग बन, यहाँ रख दो, एक दर्पण से सर 10 अंश बनाया और दूसरे से 30 अंश बनाया, अलग अलग हो गया कि नहीं, देख लो, एक से 10 बनाया, दूसरे से 30 बनाया, असममित हो गया जी, मतलब बीचों बीच न हो बस। तो ऐसे केस में क्या करोगे, n बराबर पहले सर 360/40 देखेंगे, तो 4 9 क्या हुआ, 36, 9 आया, सम है कि विषम, विषम, तो इसमें से घटाएंगे नहीं सर, तो यही उत्तर हो गया। दोनों में अंतर आया कि नहीं। अगर सममित रूप से रखेंगे, दो दर्पणों के बीच का कोण 40 डिग्री हो, सममित रूप से रखा गया है तो 8 प्रतिबिंब बनेगा, और असममित रूप से रखा गया है, मतलब बाइसेक्टर बीचों बीच नहीं, कहीं भी रखा गया हो तो 9 प्रतिबिंब बनेगा। मतलब समझ में आया है। और अगर नहीं समझ में आया तो आप जाइए लाइट वाले प्लेलिस्ट में, एक वीडियो होगा हमारा प्रतिबिंबों की संख्या टाइटल से, ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या, दूसरा तीसरा उसरा वीडियो या चौथा वीडियो समथिंग ऐसे ही कुछ हो, देख लीजिएगा वहाँ कौन सा नंबर है, लाइट में है, पूरा टाइटल लिखा गया होगा, थंबनेल पर लिखा गया होगा प्रतिबिंबों की संख्या, उस वीडियो को देखिएगा। हम बहुत डिटेल में समझाए हैं, क्रिस क्रॉस मेथड लगा के पूरा एक वीडियो इसी बनाए हैं, अब समझ सकते हैं कितना समझाए होंगे, ठीक है। फिलहाल अब इसमें आंसर आपका सामने पड़ा है, चलो चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, इसे हल करो। सर इसे हल करना क्या है, इसे तो कुछ नहीं करना है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है पूछा है, तो देख लो ऊर्जा का मात्रक ये मेगावाट है, सर यही नहीं है, सीधी सी बात। मेगावाट किसका है, सामर्थ्य शक्ति का, ठीक है सर, शक्ति या सामर्थ्य पावर का मात्रक क्या है, का मात्रक क्या है, सर बहुत से मात्रक हैं, देख लीजिए क्या है, पहले तो वाट है, फिर क्या है सर, वाट के बाद किलोवाट है, फिर क्या है मेगावाट है, फिर क्या है अश्वशक्ति है, अश्वशक्ति जिसे आप एचपी बोलते हो, हार्स पावर, ठीक है, गीगावाट भी कह सकते हो। तो ये सब किसके मात्रक हैं, सर ये शक्ति के मात्रक हैं, ठीक। लेकिन ध्यान से देखने वाली बात यह है, बाकी तो ऊर्जा के मात्रक ही होंगे, एक ही है, ये मेगावाट किसका मात्रक है, शक्ति का पूछा, ऊर्जा का कौन नहीं है, तो ऊर्जा के नहीं है। बाकी क्या न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक है, क्यों नहीं है, देख लो, वर्क कार्य बराबर एफ एस होता है, बल गुणे विस्थापन, बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर, तो न्यूटन गुणे मीटर अर्थात न्यूटन मीटर हो गया, हुआ कि नहीं। कार्य ऊर्जा, समझ में आई बात, ठीक सर, कार्य ऊर्जा न्यूटन मीटर हो गया एक मात्रक, ठीक है, ठीक। अच्छा अब इसके बाद किलोवाट घंटा है क्या, किलोवाट घंटा भी देख लो। पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, या ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा की दर, या ऊर्जा अपॉन समय, ऊर्जा कर्ण की दर। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर पावर इंटू टाइम, P इंटू टी। पावर का मात्रक वाट, टाइम का मात्रक सेकेंड, तो वाट सेकेंड किसका मात्रक है, सर ऊर्जा का मात्रक है। वाट सेकेंड, वाट घंटा, वाट दिन, वाट महीना, मतलब शक्ति के मात्रक के साथ समय का मात्रक अगर लगा, देखो शक्ति का मात्रक समय, शक्ति के मात्रक के साथ समय का मात्रक लग जाएगा तो ऊर्जा का मात्रक बन जाता है। एक क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, उसमें बहुत से गलतियां आ रही हैं, पूछा हूँ किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, लोग शक्ति का मार रहे हैं, ऊर्जा का मात्रक है भाई, पढ़ाता हूँ तो ध्यान ही नहीं देते लोग। शक्ति के मात्रक के साथ समय का मात्रक लग गया तो ऊर्जा का मात्रक बन जाएगा, शक्ति के मात्रक के साथ समय का मात्रक लगा है, तो देख लो यहाँ किलोवाट तो है, ये भी ऊर्जा का है न्यूटन मीटर, और किलोवाट शक्ति का है, लेकिन इसके साथ घंटा लगा है, किलोवाट घंटा समय का मात्रक लगा, इसका मतलब ये भी ऊर्जा का हो गया। और जूल तो जानते ही हैं एसआई मात्रक है ऊर्जा का। तो
तीनों ऊर्जा के मात्रक थे, केवल यही शक्ति का मात्रक था। इस तरह से आंसर सही हो जाएगा। ये पॉलिटेक्निक में आया हुआ प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए क्या कर रहा है, दो वस्तुएं H1 और H2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती हैं, उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लगे समय का अनुपात। दो वस्तुएं हैं, एक की ऊंचाई क्या है सर, H1 है, और दूसरे की ऊंचाई क्या है, दूसरे की ऊंचाई, दूसरा क्या है H2 है। अलग अलग ऊंचाई से छोड़ी जाती हैं, H2 से छोड़ी जाती है। ये यहाँ छोड़ी जा रही है, एक साथ छोड़ी जाती हैं एक टाइम पर। तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लेगा वो T1 लेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक आने में, धरातल पर आने में जो समय लेगा वो T2 लेगा, मान लो। ठीक है। अब कह रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय ले रहा है उस समय का अनुपात बताना है। तो क्या करें सर, कुछ नहीं, दोनों ही एक साथ छोड़ी जा रही हैं और स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जाती है। तो विरामावस्था में मतलब स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाएगा, तो u बराबर क्या होगा, 0। अगर किसी को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ रहे हैं, केवल ऐसे आराम छोड़ रहे हैं, तो u बराबर प्रारंभिक वेग उसका कुछ है क्या, इसका प्रारंभिक वेग कुछ है, रुका हुआ है ना, विराम में है ना, बस छोड़ दे रहे हो। तो प्रारंभ में तो कुछ वेग नहीं था, और सब प्रारंभिक वेग होगा कब, जब फेंक दें। ऐसे मान लो फेंक रहे हो, इसका मतलब क्या है, तो कुछ वेग देकर फेंक रहे हो, इसका प्रारंभ वेग है तो आगे आएगी। लेकिन अगर स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ा जा रहा है तो कुछ वेग ही नहीं है, अच्छी बात है। तो u बराबर 0 हो जाएगा, u बराबर 0। फिर आपका बहुत सिंपल सा फार्मूला हो जाएगा सर, क्या, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यही तो होता है भाई साहब। 0 हो गए तो आ गया h बराबर हाफ gt स्क्वायर। अब ज़रा मुझे बताओ, g दोनों के लिए कॉमन है, 1/2 कांस्टेंट है, ये इतना क्या है, कांस्टेंट हो गया कि नहीं, कांस्टेंट है जी। तो अब जादू चल गया आपका, क्या, h अनुक्रमानुपाती t स्क्वायर, कांस्टेंट हुआ तो अनुक्रमानुपाती हो गया, मतलब सीधा सीधा। तो खोल दो इसे, काम खत्म, खोल दो। H1/S2 बराबर T1/T2 का होल स्क्वायर, यही तो खुलेगा। अब स्क्वायर हटाओगे कणिम हो जाएगा, इसे स्क्वायर हटाओ, भाई साहब को कणिम ले आओ। T1/T2 का टाइम का अनुपात पूछा था, देखो स्वाहा हो गया, कणिम H1/S2 कहीं है, ये भाई साहब है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, बना लो। देखिए, एक वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी पर 10 kg है। यदि पृथ्वी पर g का मान दिया है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण दिया है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान। देखो इसे तो लगाएंगे ही नहीं, कोई मतलब है क्या सर, मतलब तो है। देखो भार बराबर क्या होता है, mg, भार बराबर क्या होता है, mg, और मास क्या होता है, द्रव्यमान। ये द्रव्यमान है और द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता, कहीं नहीं बदलता, काम खत्म। जी जब बदलता है तो भार बदल जाता है, W प्रोपोर्शनल टू जी, अर्थात जी बदलने से, जी ज़्यादा होगा जिस ग्रह का वहाँ भार ज़्यादा होगा, जहाँ कम होगा वहाँ कम होगा। जी बदलने से भार बदल जाता है, भार बदल जाता है। लेकिन द्रव्यमान और भार में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। सर द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता, चाहे जहाँ ले जाइए। भार जी बदलने से बदलता है, जी ज़्यादा होगा तो भार ज़्यादा होगा, जी कम होगा तो भार कम होगा। और अंतर, अरे भाई भार एक बल है, बल एक सदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ग्राम होता है। एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक किलोग्राम होता है, छोटे मात्रक ग्राम है। सबसे बड़ा मात्रक बताओ अब, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक चंद्रशेखर सीमा है। ठीक है, हाँ बताएंगे आगे। चंद्रशेखर सीमा 1.4 गुणे सूर्य का द्रव्यमान के बराबर होता है, द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक। और भार के मात्रक न्यूटन है, डाइन है, चुड़ैल नहीं, डाइन, न्यूटन, एसआई में न्यूटन और सीजीएस में डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, अर्थात 1,00,000 डाइन। हाँ, तो भार और द्रव्यमान में अंतर है। तो द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता। तो 10 किलो अगर पृथ्वी पे था तो 10 किलो तुम्हारा चंद्रमा पे होगा, बृहस्पति पे ले जाओ उसी सा 10 किलो में बृहस्पति पर भी होगा, मंगल पे ले जाओ 10 किलो मंगल पर होगा, कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, 10 कीजिए रहेगा, काम खत्म, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलता। ये फालतू में इतना गढ़ दिया है तुम्हें ताकि फालतू में परेशान हो। द्रव्यमान की बात किया, उत्तर मार के हटो। चलो आगे इस पर सवाल पे आते हैं, ये सवाल भी देख लेते हैं, इसे हटा रहे हैं।
अब क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है और त्रिज्या इतनी है तो पृथ्वी सतह से इतना किलोमीटर ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए। 2000 किलोमीटर ऊपर पूछा है। अब देखो यार भाई, पृथ्वी का द्रव्यमान, त्रिज्या, ये सब बकवास क्यों? क्या ज़रूरत है? आपको दिया है, दिया रहे। हमें 2000 किलोमीटर धरातल से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जी डैश मालूम करना है, गुरुत्वीय त्वरण मालूम करना है। धरातल पे कितना होता है पता है? जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पृथ्वी पर होता है, ये पृथ्वी पर, लेकिन सतह से ऊपर की बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है। यहाँ पर निकालो गुरुत्वीय त्वरण 2000 किलोमीटर ऊपर, निकाल लो ना। ये फार्मूला होता है, फार्मूला होता है 33 है ना। ये जी डैश बराबर G/1 प्लस H/RE, RE रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का त्रिज्या, स्क्वायर। यही फार्मूला है ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र, ठीक है। जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ाएंगे तो प्रूफ कर देंगे कैसे आया। चलो, जी डैश बराबर जी का वैल्यू 9.8, 1 प्लस एच का वैल्यू कितना ऊपर गए हो, यही तो एच है 2000 किलोमीटर, ये भी है। और आर ई का मान कितना है, पृथ्वी की त्रिज्या कहाँ गया, ये 6.4 गुणे 10⁻6 मीटर। अगर एक जो 6400 किलोमीटर आ जाएगा, देख लो 6400 किलोमीटर कर लो, हमसे नहीं, ज़बरदस्ती नहीं हम कुछ कर रहे हैं। 6400 किलोमीटर ऊपर 2000 किलोमीटर, किलोमीटर किलोमीटर स्वाहा, 2020 से स्वाहा। अरे भाई ये देखो 6.4 गुणे 10⁻6 मीटर है, ठीक। इसे खोलो, 10 में हटाओ, 64 के आगे कितना जीरो, 5 जीरो, 3 2 5, यही तो आएगा इतना मीटर, ठीक। अब देखो 6400 यहीं रखे हो, 3 जीरो का मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर माने 1 किलोमीटर। या ऐसे लिख सकते हो तुम, एकदम बच्चों वाला खेल हम खिला रहे हैं तुम्हें, ऐसे लिख सकते हो, इसे ऐसे लिख सकते हो, 1000 मीटर का मान 1 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर हो गया, काम खत्म। 2000 किलोमीटर ऊपर था, 6400 किलोमीटर ये है, तो किलोमीटर किलोमीटर में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर कट गया, तो 20 से कट गया, 9.8 अपान 4 से कटा दो, 4 पंचे 20, 16 चौका 64, 1 प्लस 5 अपान कितना 16, देख लो, हमको मत कुछ करना, को होल स्क्वायर है, 9.8 रहने दो। अब 16 का 16 5 21, 21 अपान 16 का होल स्क्वायर। अब इसे हल कर लो, इसे हटा के ही हल कर दो मास्टर, आ गया आंसर। आंसर क्या, 21 गुणे 21 पता है 441, और 16 16 256, भाई साहब ऊपर चले गए, 9.8 इंटू 256 अपान 441। आई सर सॉल्व करिए, तू का करवा सॉल्व कर। हाँ 5 पॉइंट क्या आएगा, लगभग 5.688 करके आएगा। सॉल्व करो, कटाओगे इतना आएगा 5.10, और 8 हटाओगे तो क्या हो जाएगा, इसके पहले एक जुड़ जाएगा 5.7। अगर हटाई जाने वाली संख्या 5 से बड़ी है तो उसके पहले में जुड़ जाते हैं। 8 हटा दो, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक तक ही उत्तर है, तो काहे 2 अंक तक ले जा रहे हो, इसे हटाओगे तो उसके पहले वाले में जुड़ जाएगा। क्या निकालना था, त्वरण ना, हाँ गुरुत्वीय त्वरण 5.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे गुणा कर लेना, गुणा भाग, ये आंसर आ गया है 5.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्या मनुष्य द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है। तो देखिए जब ध्वनि आप पढ़ेंगे तो ध्वनि क्या होता है, ध्वनि का जब बंटवारा करेंगे, ठीक, आवृत्ति परिसर के आधार पर, तो ध्वनि को आप 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। एक 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली, और दूसरा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, और तीसरा 20,000 हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी वाली, ठीक। अब क्या होता है, इसे कहते हैं अवश्रव्य या अपश्रव्य, इसे कहते हैं इंफ्रासोनिक,
इंफ्रासोनिक वेव्स, इसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव्स। दिस इज कॉल्ड पराश्रव्य तरंगे, इसे कहते हैं पराश्रव्य, जो हमारी श्रव्य क्षमता के ऊपर है, पराश्रव्य तरंगे। और इसे कहते हैं अश्रव्य या अपश्रव्य, अश्रव्य या अपश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, जिसे हम नहीं सुन सकते। हम इसे भी नहीं सुन सकते, हम इसे भी नहीं सुन सकते, हम केवल इसे सुनते हैं। यही है हमारे लिए ऑडिबल वेव्स। क्या है भाई? ऑडिबल वेव्स, और इसी को कहते हैं श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। तो जो 20 से 20,000 के अंदर हो वही देखो, 1 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से कम है, 1000 हर्ट्ज 20 से 20,000 के बीच है। हाँ सर, यही उत्तर है। सर ये भी तो है, 1 किलो हर्ट्ज है, देखो 2000 किलो हर्ट्ज, 200 किलो हर्ट्ज है, 1 किलो में 1000, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये मेगा हर्ट्ज है, 1 मेगा में 10⁻6 हर्ट्ज, तो 5 मेगा हर्ट्ज बहुत बड़ा है। यही वाला है उत्तर आपका, ठीक, जो सुन पाएंगे। तो बना लीजिए, आगे देखते हैं। एक वास्तविक आकार से में बड़ी प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है। सिंपल सी बात है यार, उत्तल दर्पण द्वारा ना, इसके द्वारा सदैव छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, छोटा सीधा आभासी, छोटा सीधा आभासी प्रतिबिंब। इसके द्वारा ना सदैव बराबर, मतलब समान आकार का, बराबर या समान आकार कह सकते हो, समान आकार में आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसके द्वारा? समतल दर्पण द्वारा। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सदैव बराबर सीधा आभासी प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा सदैव छोटा सीधा आभासी, अवतल दर्पण द्वारा सब कुछ मिलता है, बड़ा भी मिलता है, बड़ा दोनों प्रकार का मिलता है, वास्तविक भी मिलता है, आभासी भी मिलता है। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा और आभासी होगा तो सीधा होगा। तो सीधा आभासी बड़ा भी मिलता है, उल्टा आभासी बड़ा भी, उल्टा वास्तविक बड़ा भी मिलता है, उल्टा वस्तु के बराबर भी मिलता है, वास्तविक और समान आकार का भी मिलता है। किसके द्वारा? वास्तविक और समान आकार का भी मिलता है। किसके द्वारा? अवतल द्वारा। अवतल द्वारा, मतलब अवतल दर्पण सब तरह का बनाता है, बड़ा भी बनाता है, बड़ा 2 प्रकार का बनाता है, देख लो, और वास्तविक और समान आकार का भी बनाता है। तो पूछा क्या है? वास्तविक एवं आकार में बड़ा, वास्तविक और आकार में बड़ा, वास्तविक और आकार में बड़ा उल्टा कौन बनाता है? अवतल। ठीक है, उत्तल समतल का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भी आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन तो ऐसे ही मार देंगे, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? जो 36 नंबर है, सीधा होता है, छोटा होता है, देख लो समतल सभी यही दिखाए हैं, समान बराबर आभासी होता है। तो सीधा और समान होता है, सीधा और आकार में समान होता है। ठीक है, ये 36 नंबर भी, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं पॉलिटेक्निक में। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 पे हम चलते हैं। एक वस्तु एक समान त्वरण से गति करते हुए 6 सेकंड में 84 मीटर एवं 11 सेकंड में 264 मीटर चलती है। वस्तु का प्रारंभिक गति क्या थी? प्रारंभ में कुछ गति थी, त्वरण समान है, ठीक है, सीधी गति कर रही है। समीकरण क्या है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही समीकरण है जी। अब ये कह रहा है कि 2 बातें कह रहा है। का ये कह रहा है एक बार 6 सेकंड में 84 मीटर जाती है। तो देखो क्या, 6 सेकंड में 84 और दूरी कितना है? 84 मीटर, और कितने समय में? 6 सेकंड में। u गुणे 6 प्लस, विराम में नहीं है, प्रारंभिक वेग तो पूछा है, हाफ a, ये कांस्टेंट है भाई, इंटू t, 6 के स्क्वायर। ठीक है, तो हम कर सकते हैं क्या? 84 बराबर 6u, u है 24 मत, ये 64 मत समझ लीजिएगा, u है, प्लस 36, 36/2 18a, त्वरण है, एक्सीलरेशन है। 6 से कटा दो, 6 से कटेगा, छोटा हो जाएगा, 6 1 6, 6 चौके 24, ठीक है, ये 4 है, और 6 से कट जाएगा, ये सबको 6 से कटा दिए छोटा करने के लिए, 6 18, ये समीकरण 1 बन गया। कौन सा बन गया? समीकरण 1। और समीकरण 2 चलो बना दें, काम हो जाएगा। फिर कह रहा है नहीं, 264 मीटर चलती है कितने में? 11 सेकंड में। फिर 11 सेकंड में 264, इसी में रखो ना,
यस का वैल्यू क्या 264 है, लेकिन कितने समय में 11 सेकेंड में। तो 11u अब डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, प्लस u है वो, ध्यान देना 1/2 इंटू 11 के स्क्वायर, 11 ग्रहियम 121 इंटू ए। बोलो हाँ या ना। सर एकदम हाँ, वही हाँ है। ठीक है, हाँ वही हाँ है तो कटा दो। किससे कटाएं? 11 से कटा दो, सबको 11 से भाग करो। देखो कटता है। सर कट तो जाए, भाग दे बता, कटाओ। 11 दूना 22, 11 चौक 44 बराबर 11 से कट जाएगा, u आ जाएगा, प्लस छोटा करने में थोड़ा अच्छा रहता है, 11 से कट जाएगा 11/2 a आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 2 का कर लो, 24 दूना 48 बराबर 2a प्लस 11, सॉरी 2u प्लस 11a, समीकरण 2। बस हमें u चाहिए, u लाना है, बाकी को हटा दो। तो बाकी को हटाने के लिए एक हटाना है, तो एक को हटा दो, तो यहाँ 11 है, यहाँ 3 है, यहाँ 11 से गुणा कर दो समीकरण में, यहाँ 3 से गुणा कर दो, काम खत्म, एक नया समीकरण बन जाएगा। 11 देख लो, गुणा करके घटा दो यार, 11 से इसको गुणा करके माइनस कर दो, इसमें से इसको घटा दो, आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है, कर दो। तो करते हैं, 48 सब में होगा, 8 3 24, 3 चौक 12, 12 2 14, देख लेना गलत ना हो कहीं। हाँ अब ये देखो 24 नहीं, ये u है, 3 दूनी 6, 6u प्लस 11, ये तो कटना ही है, 33 से लो बच्चों वाला कर दिए हम, ये हो गया। और माइनस क्या करना है, माइनस इसका गुणा करके इसमें ले जाइए, घटा दीजिए, समीकरण 2 माइनस 1 कर रहा हूँ। ठीक है, गुणा करके 11 चौक 44 और 11 क्या, 11 4 15, ठीक बराबर, घटा रहे हैं सबको। इसमें क्या है 11 का, 11 किए हैं, तो जब घटाओगे तो माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगी, 11 33, ये भाई साहब तो स्वाहा हो गए। अब कर लो, हो गया, आंसर आ गया, कर लो। कितना आ जाएगा, माइनस 154 में से इसे घटा दो यार, 4 में से 4 जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा 1, 10 आ गया, और 11 में से 6 जाएगा, 6 5 11 सर, माइनस 5u, तो u बराबर क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, माइनस माइनस से कट जाएगा, u बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। या समीकरण 1 में से 2 घटा देते तो ऐसा नहीं करना होता, चाहे जो कर लो। समझ में आ गए होगे शायद, कुछ नहीं था, 2 मीटर पर सेकेंड पहला विकल्प था, देख लेना, तो 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। बस समीकरण बना के हल कर देना है। अब ये कहोगे कि सर ये तो कांस्टेंट था, इसे उड़ा देते, उड़ाने का विचार था, लेकिन इसके साथ टाइम लगा था, वो अलग अलग टाइम था ना उस दोनों के साथ, इसलिए नहीं उड़ाया, नहीं तो उड़ाने में मास्टर बहुत तेज है, तुरंत उड़ा देता। इसके साथ टाइम लगा था, जो दोनों में अलग अलग था, यहाँ 6 था वहीं 11 था, इसलिए नहीं उड़ा पाया। यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आया हुआ 39 और 40 किसी बच्चे ने भेजा है कि एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन बताना था उसे। ठीक, कमेंट में देखेंगे, जो 18 से 28 वाला हम PYQ सॉल्व किए हैं, उसके कमेंट में जाएंगे तो पूरी तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा। मुझे जितना याद है मैंने वो क्वेश्चन को लिख दिया है। ठीक है, वहाँ जाके कमेंट में आप पूरा सही क्वेश्चन देख लीजिएगा कि क्या होगा। हालांकि हमने उत्तर भी यहाँ हम भेज दिए थे, वहाँ उत्तर भी आप देख सकते हैं। किसमें, PYQ 18 से 28 वाले लेक्चर के कमेंट में जाएंगे तो एक क्वेश्चन मिल जाएगा, किसी बच्चे ने भेजा है। ठीक, अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 38 ये तो पॉलिटेक्निक का है, पॉलिटेक्निक में आया हुआ। ये दोनों क्वेश्चन किसी बच्चे ने भेजा है। कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है। अब देखो, कार्य का जो मात्रक होता है वो, हालांकि आप न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, न्यूटन मीटर, जूल भी कह सकते हैं और अर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका SI मात्रक हो जाता है और यही आपका CGS पद्धति में मात्रक होता है। CGS पद्धति में मात्रक होता है।
ठीक। 1 जूल बराबर अगर आपसे कहा भी जाए कि कितना होता है तो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। परीक्षा में भी आ सकता है। सर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे तो देख लो। 1 जूल जो होता है, 1 जूल वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन में कितने डाइन, 10⁵ डाइन। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर भाई, 10⁻2 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 ये जुड़ जाएगा 10⁻7। डाइन क्या है, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है, और सेमी हो जाएगा। ठीक है, और जैसे न्यूटन मीटर क्या है आपका एसआई की तरह है, उस डाइन सेमी क्या है सीजीएस में, और इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं अर्ग। तो 10⁻7 अर्ग। बात समझ में आ गया होगा शायद। तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। इसमें कई जानकारी आपको मिल गई है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है, और 1 न्यूटन में कितने डाइन, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, ये भी बात समझ लो। और 1 जूल में कितने अर्ग, 10⁻7 अर्ग। और जूल एसआई मात्रक है, अर्ग क्या है सीजीएस मात्रक। तो अर्ग दिखा है, ये देखो अर्ग, अर्ग कार्य का सीजीएस मात्रक है। तो इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे। चलो इन 39 और 40 नंबर को देखिए। ये क्या है, किसी बर्तन की ऊंचाई 21 सेमी है, उसमें कितनी ऊंचाई तक पानी भरा जाए कि ऊपर से देखने पर आधा भरा प्रतीत हो। क्या, बर्तन आधा भरा प्रतीत हो। तो मज़ेदार बात है, इसके बस लैंग्वेज को समझ लेते तो सवाल आसान था, लेकिन लैंग्वेज को समझने में समस्या हो रही है और कुछ नहीं। अब ज़रा आप समझिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूँ, केवल समझ लीजिए इसको। क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन समझिए। कुल ऊंचाई क्या है पता नहीं गुरुजी, ये 39 है। कुल ऊंचाई जो है नहीं पता है। कुल ऊंचाई तो पता है सर कितना, ये 21। हाँ तो 21 है तो लिख दो 21। 21 cm है। टोटल ऊंचाई कितना है, 21 cm है बर्तन की। अब कह रहा है कितनी ऊंचाई तक पानी भरा जाए, हमको नहीं पता। पानी भरो, पानी भर दिए, कितनी ऊंचाई तक भरे नहीं पता, भरते चले जाओ देखा जाएगा। इतनी ऊंचाई तक भर दिए। अब ये क्या हो गया सर, ये ऊंचाई जो भरे हो इसी को एच, और यही निकालना है कितनी ऊंचाई तक पानी भरे, यही तो निकालना है। लेकिन सवाल में कह रहा है कितनी ऊंचाई तक पानी भरे कि ऊपर से देखने पर, अब कोनो चंगू मंगू ऊपर से देख रहा है, कह रहा है ऊपर से देखने पर बर्तनवा आधा भरा प्रतीत हो। तो बर्तन अभी आधा लग रहा है, नहीं सर आधा नहीं लग रहा है। लेकिन एक बढ़िया बात जानते होंगे, जब ऊपर से देखेंगे तो तल ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो तल ऊपर उठा दो, क्या होता है, तल ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो तल अगर यहाँ आ जाए, ये जो तल है यहाँ आ गया ना, देखो यहाँ आ गया। अब देखो मान लो ये यहाँ नहीं रहा है, अब यहाँ तल दिखा रहा है। अब ऊपर से देखने पर ये खत्म हो गया, नीचे ये खत्म हो गया। 1 मिनट के लिए समझ लो। अब बताओ आधा भरा प्रतीत हो रहा है कि नहीं, देख लो पहले। आधा भरा लग रहा है कि नहीं, लग रहा है ना। बस यही सवाल था। मतलब जितना यहाँ से यहाँ तक है दूरी, उतना यहाँ से यहाँ तक है दूरी। कितना है पता चला, ये बता सकते हो सर। टोटल 21 है, तो यहाँ से यहाँ तक एच है, तो ये वाली दूरी 21 माइनस एच हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, 21 माइनस एच हो जाएगा। सही है, ये दूरी 21 माइनस एच, तो ये भी दूरी 21 माइनस एच हो गया। ये भी दूरी क्या हो जाएगी, 21 माइनस एच। तो आभासी गहराई 21 माइनस एच के बराबर होगा। आभासी गहराई 21 माइनस एच के बराबर होगा। ठीक, जितना ऊपर उतना ही नीचे 21 माइनस एच के बराबर होगा। तो चलो देख लेते हैं वास्तविक क्या होता है। सर पता नहीं, वास्तविक एच, वास्तविक गहराई क्या है एच। तो n बराबर क्या हो जाएगा, h अपान 21 माइनस एच। हाँ ना बोलो, यही होगा। ठीक, n का वैल्यू क्या है 4/3 h। सर अब कहेंगे कि सर आधा ये है तो ये, अरे भाई आधा भरा है तो इसका मतलब यही तो है, आभास होगा। आधा यहीं से तो देखना था, 23 माइनस एच है, 23 माइनस एच भी तो होगा। जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है ये केवल वो आधा भरा रहेगा, तो मतलब 21 माइनस एच भी होगा। जितना ऊपर उतने नीचे, तभी तो आधा आधा दिखेगा। हाँ गुरुजी सही बात कहे, 21 माइनस एच। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, 4 1 4, 4 दूनी 8 माइनस 4h बराबर
3h, मतलब इधर चलो, क्या हो जाएगा 7h बराबर 84। तो h बराबर क्या हो जाएगा 84/7, 7 एक का 7 और 7 दूना 14। अरे महाराष्ट्र पूरा अंग्रेजी में पढ़त है। 12 सेमी आंसर क्या हो गया आपका 12 सेमी। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, फिर 40 नंबर देख लेते हैं, काम खत्म। इसे हटाते हैं, 40 देखते हैं। चालीस कुछ नहीं कर रहा है यार, 40 में तो कुछ है ये नहीं है, फालतू में परेशान हुए। 40 क्या है, ठीक। ये देखिए कोई मछली है, यहाँ पर मछली देख रही है मान लो ऊपर, ठीक। देखेगी कहाँ तक, क्रांतिक कोण तक, और क्या, ये है अभिलंब। तो यहाँ से इधर चली जाएगी। क्रांतिक कोण क्या होता है, वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तित किरण 90 डिग्री पे चली जाए जल के सतह को टच करते हुए। तो क्रांतिक कोण तो दिया है 49 डिग्री, तो ये हो गया 49 डिग्री। इधर भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, यहाँ भी सर वही, इधर चली जाएगी किरण, तो 49 डिग्री ये भी हो जाएगा। तो 49 डिग्री पर सघन से विरल में क्रांतिक कोण वाला लेक्चर देख लीजिएगा। सघन से विरल में जा रही है, क्रांतिक कोण 49 दिया है, 49 पे इधर किरण आ जाएगी, 49 पे इधर आ जाएगी। तो इसी के अंदर तक तो मछली देख पाएगी, इसी के अंदर तक किरणें बाहर जाएंगी। ज़रा देखो, अब इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो ये 49 है, तो इसका एकांतर कोण क्या हो जाएगा सर 49 डिग्री। यह 49 है तो ये एकांतर कोण कितना हो जाएगा 49 डिग्री। ये मछली थी, मछली जल की रानी, हैं, ये मछली थी। अब क्या होगा 49 पूरा कोण का परास क्या है 49 कितना है 98 डिग्री आया परास। देख लो 98 डिग्री आंसर हो गया। इसमें कुछ था ही नहीं, फालतू में परेशान थे। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक, इसे बना लो, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तो आगे देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर लो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों से लिंक शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए। ठीक, धन्यवाद।